बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब। हम बात करेंगे आइनी तरामीम के हवाले से कि मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जमात और उनके जो सरकर्दा वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, उनकी जानिब से रात को भी इंटरव्यू में, आज दिन को भी कुछ अहम नुकात जो है वो उनके मुसवदे के सामने लाए गए। क्या हुकूमत और मौलाना के दरमियान ये मुसवदों का जो तबादला हो रहा है, क्या किसी पर इत्तेफाक राय हो सकेगा या हुकूमत जो है वो किसी और तरह ही आइनी तरामीम कराएगी या नहीं कराएगी, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा आज जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो उन्होंने एक लार्जर बेंच बना था उनकी सरबराही में, उस लार्जर बेंच में वो नहीं बैठे। उसके पीछे क्या वजूहात हैं? ऑर्डिनेंस जब जारी हुआ तो उसके बाद जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो ख़त लिखा था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, उसमें अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया था। और ऑर्डिनेंस के बाद जो कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी, उसकी तब्दीली के हवाले से भी सवालात उठाए थे। और उसके बाद वो जो उस कमेटी के ज़रिए या इस किस्म का जो बेंच है उसमें वो नहीं बैठ रहे। इस पे बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। एक तो उनकी रिटायरमेंट जो है वो वाकई होगी, और जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका नोटिफिकेशन होने का मामला अभी तक जो है वो लटका हुआ है। और आज के बाद तकरीबन 6 या 7 दिन जो है वो वर्किंग डेज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रह गए हैं। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। सबसे पहले तो आइनी तरामीम के मामले पर जो आइनी अदालत बननी है उस पर एक नई चीज़ जो है वो सामने लाए हैं कामरान मुर्तज़ा। और दूसरी तरफ बिलावल जो है वो कहते हैं जी क्योंकि मिसाक जमहूरियत में ये लिखा हुआ है तो हर सूरत में ये बनेगी और 25 अक्टूबर से पहले बनेगी, और जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, और उन्होंने खदशा है कि कई मामलात खुल ना जाएं। तो इस सारे तनाजुर में आप कैसे देखते हैं कि आइनी तरामीम क्या कोई इत्तेफाक राय होगा या हुकूमत बगैर इत्तेफाक राय की करेगी या करेगी नहीं, बल्कि इसी तरह ही मामलात चलेंगे? देखिए, मुझे यूँ लग रहा है कि जो नून लीग है वो आहिस्ता आहिस्ता आइनी तरमीम के मामले पे थोड़ा पीछे हटती जा रही है, और अलल ऐलान नहीं, गैर एलानिया तौर पे, क्योंकि जब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क़ियादत संभाली है इस आइनी तरमीम की, इस तहरीक की, तो उसके बाद से नून लीग थोड़ा पस मंज़र में चली गई है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी जो एक बड़ा ही मैं समझता हूँ मंतकी किस्म का रद्द-ए-अमल आया है उस आइनी तरमीम के पैकेज के ऊपर, और जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम जो है उनका मैं समझता हूँ एक सियासी कद बड़ा है। ख़ास तौर पे हम सिविल सोसाइटी कह लें या जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों, और ख़ास तौर पे उन क़ुव्वतों की नज़र में कि जो अदलिया की आज़ादी को बड़ा अहम समझती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी इज़्ज़त कमाई है मैं समझता हूँ, और उन्होंने बड़े अभी तक जो उनका मौक़िफ़ आया उससे ये लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं किसी पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी के हक़ में नहीं हैं। वो ये नहीं चाहते कि किसी को काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस बनाने के लिए आइन में तरमीम की जाए, या फॉर दैट मैटर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए आइनी तरमीम की जाए। तो ये तो उन्होंने बड़े वाज़े कर दिया। और अभी तक का जो रद्द-ए-अमल है उसमें एक और अच्छी बात ये हुई है कि उन्होंने मतबादल तजावीज़ दी हैं, और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का किरदार बड़ा ही अहम है। और उन्होंने जो मतबादल तजवीज़ दी हैं उनके मुताबिक जो आइनी अदालत की बात हो रही थी उसमें एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा ने भी आज इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उसमें करोड़ों या अरबों रुपए भी लग सकते थे। उसकी नई इमारत है, नए बजट है, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जो कि एक बड़ा मैं समझता हूँ हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन का एक प्रोडक्ट था, उस सुप्रीम कोर्ट को भी उसके दस्तों बाजू काटने की बात हो रही थी, उसके अख्तियारात कम करने की बात हो रही थी। तो उस सुप्रीम कोर्ट को भी मौलाना फजलुर रहमान ने अपने इस ताज़ा मौक़िफ़ के साथ तहफ़्फ़ुज़ दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आइनी बेंच भी बनाया जा सकता है। ये एक तजवीज़ है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से अब हुकूमत को दी जा रही है, और मैं समझता हूँ ये बड़ी साहिब राय है, और इसके ऊपर हुकूमत को जो है बड़ी संजीदगी से गौर करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं, जैसा कि एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा ने कहा, कि इसके लिए आइनी तरमीम की जाए। इसके लिए प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम हो सकती है, या इवन जो मौजूदा कवायद हैं उनके तहत चीफ जस्टिस जो है एक बेंच मुस्तकिल तौर पे आइनी मामलात का जायज़ा लेने के लिए सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल बेंच बना सकता है।
और अगर उसको मुस्तकिल शक्ल देनी है तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम की जा सकती है, और अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की जा सकती है तो फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक मुस्तकिल बेंच भी बनाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की मुतबादिल तजवीज़ आई है, और ख़ास तौर पर जो जजों के तबादले के हवाले से बात की जा रही थी उस पर भी एडवोकेट कामरान मिर्ज़ा ने ये वाज़े कर दिया है कि जमीयत उलमा इस्लाम इसके भी खिलाफ है। अच्छा, तो अब ये आज रात तक या कल तक मेरे ख्याल में तफसीली मसवदा भी सामने आ जाएगा जो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, और उसके आने के बाद तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज़रूरी नहीं कि 25 अक्टूबर तक ये आईनी तरमीम हो, बल्कि ये भी कामरान मिर्ज़ा साहब ने क्लियर किया है और जमीयत उलमा इस्लाम ने भी किया है। अगर उनकी तजावीज़ जो हैं उनको मज़ीद उनमें कोई बात चलनी है, बहस होनी है, तो फिर वो 25 के बाद भी जा सकती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ही ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइएगा कि क्या जो हैं बिलावल और नवाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात भी आज हुई है, तो क्या वो किसी ऐसी किस्म की तजवीज़ पर आ सकते हैं इत्तेफाक राय के लिए, या वो अड़े हुए हैं कि नहीं हमने अलग करनी है, बेशक मौलाना को साइड पे करके बेशक वो फ्लोर क्रॉसिंग करें या इलेक्शन कमीशन से कोई मखसूस नशिस्तें ले लें, क्या उस नहज पे भी वो जा सकते हैं कि जितना मर्जी बहरान बनना है तो बनने दें? फिर देखें, वो मैं नहीं समझता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो मौलाना फजल रहमान जैसी सियासी कुव्वत को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दें। ठीक, और ख़ास तौर पे जिस किस्म का उन्होंने आइनी ड्राफ्ट पहली बार मौलाना से शेयर किया था, उस ड्राफ्ट के बाद मौलाना की तजावीज़ को सुनने के बाद अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ये सोच रहे हैं कि PTI के बंदे तोड़ के, ख़ास तौर पे जो काजी फ़ाइसा ने उनके लिए ट्रे में रख के एक 63 डे का फ़ैसला दिया है जिसके मुताबिक टूटे हुए लोटों की भी वोटों का शुमार होगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो बंदे तोड़ के अगर कोई भी आनी तरमीम करते हैं 8-10 बंदों को PTI के तोड़ के, जो जिसके बगैर अब मुमकिन नहीं है, तो उसमें उनको फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि फिर मौलाना फजल रहमान जो हैं वो हुकूमत की साइड पे तो वो काबिल हज़म हैं, लेकिन अपोजिशन की साइड पे अगर मौलाना खुलकर आ गए तो ये मौलाना के लिए सियासी तौर पे भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, मौलाना और हुकूमत के लिए। एग्जैक्टली, आप देखें बड़ा लीथल कम्बिनेशन हो जाएगा। ये वकला बरादरी, मौलाना फजल रहमान और PTI, ये बड़ा ही लीथल कम्बिनेशन होगा, और इसको फिर मैं नहीं समझता कि हुक्मरान इत्तेहाद इसको बर्दाश्त कर सकेगा। तो मेरे ख्याल में मौलाना को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, और फेस सेविंग और इज़्ज़त इसी में है और शराफत इसी में है कि हुकूमत जो है वो पहली बात तो यह है कि 25 अक्टूबर से पहले कोई ऐसी बड़ी गलती करने की कोशिश ना करे, और अगर उन्होंने कोशिश की और उसमें वो नाकाम हुए तो फिर जो हुकूमत ने अगर 2 महीने बाद जाना था या 3 महीने बाद, तो वो 2 हफ्तों बाद भी फारग हो सकती है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन क्या एक्सट्रीम लेवल पर जा सकता है कि जी दोबारा मुझे स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिख दिया है, हमें पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी ख़त लिख दिया है, उन्होंने कानून साजी भी की है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं और देते हैं जी मखसूस नशिस्तें, ऐसी पॉसिबिलिटी आपको लगती है? वैसे देखिए, मौजूदा सूरत हाल में तो एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली का एक ख़त है, एक कागज़ का टुकड़ा है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें यह कहा गया है वाज़ेह तौर पर 12 जुलाई के फैसले में कि PTI एक सियासी जमात थी और तमाम जो मखसूस नशिस्तें हैं वो PTI को मिलनी है 80 से ज़ायद, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करना। सुप्रीम कोर्ट ने उनको करार दे दिया है कि ये PTI के MNAs हैं 80 से ज़ायद जो हैं, और इनको सिर्फ मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने कैलकुलेट करके सिर्फ वेबसाइट पर डालनी है, कोई इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो जो भी कैलकुलेशन अगर की जाए 22-23 नशिस्तें हैं तो वो ऑटोमेटिकली अब PTI ने जो लिस्टें दी हैं उनके मुताबिक उनको वेबसाइट पे डालना रह गया है, और अगर इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के उस फैसले पे अमल नहीं करता और स्पीकर के लिखे हुए एक ख़त के ऊपर अमल करने की कोशिश करेगा तो वो वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत का मुर्तकब होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी तौहीन अदालत का मुर्तकब हो चुका है, हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आइनी तरमीम है इसके अंदर भी जो आइन की आर्टिकल 51 को तरमीम करने की तजवीज़ है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ये सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों को, पार्टियों को दी जाएंगी जिन्होंने बतौर पार्टी हिस्सा लिया है, या दूसरा जिन्होंने कोई एफिडेविट अगर दे दी है तो वो पार्टी वफादारी तब्दील नहीं कर सकेंगे, और 63A में भी तरमीम तजवीज़ की गई है। अगर ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस्टेब्लिश नहीं हो रही थी तो फिर आइन में तरमीम करने की तजवीज़ क्यों रखी हुक्मरान इत्तेहाद ने? इसका मतलब हुक्मरान इत्तेहाद जानता है
कि अब आइन की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है अब वो मैदान में है, और जब तक आइन में तरमीम नहीं की जाएगी मखसूस नशस्तों के आर्टिकल 51 में या 63A में, तो उस वक्त तक जो है ये मखसूस नशस्तें जो है वो PTI की ही उनको मिलेंगी और PTI के लोग तोड़े भी नहीं जा सकते। तो इसलिए ये आइनी तरमीम इस बात का सबूत है कि हुकूमत को भी इस बात का इतराक है कि 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और 63A का जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है वो अभी तक फील्ड में। अच्छा, इसी के साथ ही जो है वो नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। आज का हिसाब लगाया जाए तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उनके पास 7 वर्किंग डे हैं। कल जो है वो फ्राइडे होगा और उसके बाद 6 जो है वो छुट्टियां आ रही हैं, तो उसके बाद मतलब होगा थर्सडे फ्राइडे होगा मेरे ख्याल है 18-19 को, और उसके बाद तकरीबन 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25, तो 6-7 दिन बनते हैं। गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन नहीं कर रही। ये मेरी इतला के मुताबिक जो हुकूमत वक़्त है उनके अंदर ही एक अहम शख्सियत जो है उन्होंने गवर्नमेंट को नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल को, उनको ये मशवरा दिया है कि आप उन चीज़ों में ना जाएं जहाँ पे आप जा रहे हैं, आप नोटिफिकेशन करें जैसे मंसूर अली शाह उनका, और चीज़ें इसी तरह स्मूथली चलने दें, वगरना हालात जो है वो दिन ब दिन ख़राब होंगे। जिस तरह का आपने जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जो बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने आना है, जिस तरह उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उनका नोटिफिकेशन रोका, काजी फायज ईसा का नोटिफिकेशन 84 दिन पहले किया और इनका अभी भी नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है कि हुकूमत अब जो है वो समझ आ गई है कि ठीक है यार नोटिफिकेशन हम करते हैं, कल नोटिफिकेशन हो सकता है क्योंकि आगे 6 छुट्टियां भी हैं? देखिए, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ये वो सियासतदान हैं जो हर बार इक़्तिदार में आके गलतियां करते हैं, भुगतते हैं, मजलूम बनते हैं, सबक नहीं सीखते, और दोबारा इक़्तिदार में जब भी आए उन्होंने वही गलतियां दोहराई। अब आसिफ अली जरदारी ने जो अब्दुल हमीद डोगर को चीफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस लगाए रखा, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। तो और उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब बहाल हुए तो फिर क्या हुआ, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपनी गलती से नहीं सीखा। दूसरी बात यह, और फिर जो वकला तहरीक थी उसके बाद जो मजबूरन सब कुछ करना पड़ा। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं सीखा। ये नवाज शरीफ साहब अगर ये नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अपना किरदार अदा नहीं करते तो ये वही 12 अक्टूबर 1999 वाला मामला होगा जिसमें उन्होंने बड़ी जल्दबाजी के साथ, मैं समझता हूँ बड़े एक कमज़ोर दिली के साथ, एक वज़ीर आज़म होते हुए आर्मी चीफ को उस वक्त बरतरफ किया जब वो हवा में थे। उनके जहन में यह था कि हवा में होगा तो वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकेगा या मार्शल नहीं लगा सकेगा। मैं समझता हूँ कि एक वज़ीर आज़म को तलब करना चाहिए था, जनरल मुशर्रफ को, नवाज शरीफ को, उन्हें तलब करके एक प्रेस रिलीज जारी करते कि हमारी मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ जो है उनको बरतरफ किया जा रहा है, उनको उधर से हटाया जा रहा है, और वो ज़्यादा एक काबिल इज़्ज़त रास्ता था। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी काबिल इज़्ज़त रास्ता नहीं चुना, और अब एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि आइन के मुताबिक 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस होंगे, उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। और आइन को अगर देखा जाए तो ये नोटिफिकेशन जारी करना एक रस्मी कार्रवाई है, और अगर नहीं भी किया जाता तो आइन के मुताबिक जो सीनियर तरीन जज है वो चीफ जस्टिस होगा, और नोटिफिकेशन एक प्रोसीजरल मैटर है। ठीक है, तो फिर अब उसमें हल्फ की जहाँ तक सूरत हाल है तो हल्फ तो वही होगा कि अगर हल्फ जो है वो चीफ अगर गवर्नर नहीं देगा तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दे दिया था चीफ मिनिस्टर को, आपको याद होगा। तो इसी तरह हल्फ भी एक मैं समझता हूँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, मगर अगर एक बंदा हल्फ नहीं लेगा उनसे तो कोई दूसरा ले लेगा, क्योंकि आइन के मुताबिक हल्फ देना जो है वो लाजमी है, हल्फ लेना किसी मखसूस शख्स की तरफ से लाजमी नहीं होता। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो हो नहीं रहा, मतलब बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन फैली हुई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, 22 होगा, 23 होगा, अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो आगे चलकर तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जब जा रहे होंगे तो उसके लिए तो काफ़ी डिनर विनर भी होते हैं, तो रेफरेंस भी, तो फुल कोर्ट भी, तो वो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी आपको लगता है? देखें, यह हुकूमत जो है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को जिस तरीके से हुकूमत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं समझता हूँ, उनको इस्तेमाल किया, और अब जिस तरीके से उनको डिच कर रहे हैं और उनको तनहा कर रहे हैं, अभी तक को ये तासुर मिल रहा है। तो ये जितना नोटिफिकेशन में ताख़ीर कर रहे हैं, ये सबसे पहला जो इसका रद्द-ए-अमल आएगा वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर होगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी ना किया 25 अक्टूबर को, तो 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में कौन आएगा? आप खुद बताएं ना कि नोटिफिकेशन जारी नहीं है, चीफ जस्टिस को अगला है नहीं,
तो एक चीफ जस्टिस जाने वाला होता है और एक आने वाले ने खिताब करना होता है, तो कौन खिताब करेगा? बिल्कुल। तो रेफरेंस होगा कैसे चीफ जस्टिस काजी फाइसा के लिए अगर नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं होगा? तो ये एक बड़ी ही एक एम्बैरेसिंग पोजीशन होगी चीफ जस्टिस काजी फाइसा के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। और ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक आर्मी चीफ की डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाए, और हालांकि फ़ौज एक मतहत महकमा है, ठीक है, उसमें अगर सीनियर नहीं है तो नंबर 2 टेक ओवर कर लेता है। वो एक कमांड है, चेन ऑफ कमांड होती है फ़ौज की। कोई आर्मी चीफ कोई इमरान खान नहीं होता जिसके बगैर पीटीआई नहीं चल सकती, या ये कोई नवाज शरीफ नहीं होता कि जिसके ख़ानदान के बगैर जो है नून लीग नहीं चल सकती, या जरदारी नहीं होता कि भुट्टो के बगैर जो है वो पीपल पार्टी नहीं चल सकती। आर्मी चीफ एक डिसिप्लिन फोर्स है। तो आर्मी चीफ का भी अगर आप नोटिफिकेशन ना करें उसकी रिटायरमेंट वाले दिन, तो उसमें भी कहा जाता है कि फ़ौज की यकजहती को ख़तरा है, क्योंकि उसमें भी शायद बहुत सारे जर्नैल जो हैं वो आर्मी चीफ बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो उसमें भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये तो फिर एक आइनी ओहदेदार है, ये कोई मतहत महकमे का सरबराह नहीं है, ये एक आइनी ओहदेदार है, चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट है। और तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे नहीं याद कि जब चीफ जस्टिस ही ना हो। 2 तो हो गए थे एक दफ़ा 2 हो गए थे एक दफ़ा, सजाद अली शाह और अजमल मियां, लेकिन ये नहीं हुआ था कि चीफ जस्टिस है ही नहीं। तो ये बड़ी ही बेइज्जती का मामला होगा, और ये बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ एक आइनी खला पैदा हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और दीगर उन जजों पर मुश्तमिल होती है जिन जजों की तादाद का तयन कानून के तहत किया जाता है, और इस वक्त वो 16 जजेस हैं प्लस चीफ जस्टिस। तो अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल। बल्ले के निशान की नज़रसानी जो है वो उनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, बुनियादी तौर पर वो जो फैसला आया था वो कल मुकर्रर है। हामिद खान साहब ने जो है वो एक जो लिखा है, ख़त लिखा है, मतलब वो जो एक जर्मन डाली है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कि कल वो दस्तयाब नहीं है। और जो वजह लग रही है वो यही है कि अब पीटीआई भी चाहती है कि 25 अक्टूबर के बाद ही देखा जाएगा। तो कल क्या लग रहा है आपको? चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बेंच में ये नज़रसानी लगी है 6 फरवरी के बाद, कल लगी है 11 अक्टूबर को। देखिए, मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा को अब तक समझ आना चाहिए कि पीटीआई उन पर एतमाद नहीं कर रही, और पीटीआई के वकला बार बार उनके मुंह पे कह चुके हैं कि वो आप जो हैं बेंच पे मत बैठें पीटीआई के केसेस सुनने के लिए। अब एक चीफ जस्टिस अगर उसमें ज़रा सी भी शराफत है या ज़रा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो कभी भी खुली अदालत में हर केस के अंदर जो है वो केस लगा के, जब उसे पता भी है उसने 10 दिन बाद रिटायर हो जाना है, तो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट का मुजाहरा करें और कहें कि ठीक है, आई डोंट केयर, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं पीटीआई की नज़रसानी रद्द करके ही जाऊँ, ताकि पीटीआई को जो रिलीफ मिलने का उसको चांस है वो भी ना मिले। यानी कोई नया जज आके ये ना कह सके कि भाई ये बल्ले का निशान हमारा फैसला, भाई क्यों ना कह सके? आप क्यों जो है उनके एक चांस को ज़ाया करना चाह रहे हैं, नज़रसानी को रद्द करके क्यों आप जाते जाते लात मारना चाह रहे हैं किसी फुटपाथ पे सोए बंदे को? आप जाएं अपने मंजिल पे जहां आपने जाना है। तो आप अकले कुल नहीं है, इतना कुछ हो गया, आपने खुद कहा कि आपके फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है, तो अब आप नज़रसानी में क्या ऐसा करेंगे? एक तो आपने बर वक्त ये बात क्लैरिफाई नहीं की, बर वक्त आपने सो मोटो नोटिस लेके इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हैं भाई, मेरा ये मतलब तो नहीं है। नहीं, वो तो 6 फरवरी को नज़रसानी दायर हुई थी, तो 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस के दौरान उन्होंने पूछा कि नज़रसानी आई हुई है। फरवरी और जून को देख लें। और अब उनको मतलब पहले जल्दी नहीं थी कि वजाहत कर दूं कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, मैं अपने फैसले के कितना शोर पड़ा हुआ था, यानी कि 13 जनवरी को बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ने छीना और फिर 8 फरवरी को इलेक्शन थे। बीच में कितना था ये, तकरीबन आप ये देख लें कि 24-25 दिन चीफ जस्टिस तमाशा देखते रहे, और 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उस दिन भी तमाशा देखा इन्होंने, और उसके बाद भी जो है इन्होंने वजाहत नहीं की। लेकिन जब वो मकसूद नशिस्त का केस लगा तो उसमें कह दिया हल्का सा कि वो तो हमारा ये मतलब तो नहीं था। वाह जी, बड़ी बात है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय ज़ूद पशेमा का पशेमा होना, कि वो तो गलत तशरीह हो गई। तो अब इतनी बड़ी गलत तशरीह होने के बाद, और बल्कि मैं कहूँगा गलत तशरीह करवाने के बाद, आप अब बैठ रहे हैं कि नज़रसानी सुन लूँ ताकि उसको भी फारिग कर दें, और दोबारा पीटीआई का जो एक लीगल पॉइंट है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है कि सिंबल नहीं होगा तो फिर इलेक्शन का निशान नहीं मिलेगा और फिर बाकी हुकूक भी सलब हो जाएंगे। तो देखिए ना, एक तरफ वो मुबारक सानी केस में कितनी प्रेस रिलीजें जारी करी, कितनी वजाहतें जारी करी, और इतना बड़ा एक फैसला दिया निशान लेके,
इनको उसकी तौफीक नहीं हुई कि उसकी वजाहत भी जारी कर देते। और शोर भी पड़ा हुआ था इतना ज्यादा, क्योंकि इलेक्शन से पहले का मामला था। आखिरी सवाल, जस्टिस मुनीब अख्तर लार्जर बेंच में नहीं बैठे, तो इसका मतलब है ऑर्डिनेंस के आने के बाद कमेटी की तब्दीली, जस्टिस मंसूर अली शाह का खत, जस्टिस मुनीब अख्तर का खत, वो चीज़ें अभी मौजूद हैं, 25 अक्टूबर के बाद खुल सकती हैं सारी। जी बिल्कुल, और ये जहन में रखें कि ये ऑर्डिनेंस इतना, एक मैंने पहले भी एक कहा आदिल से कि ये स्वेटर का वो सिरा है, ऊन का वो सिरा है कि इस ऑर्डिनेंस के इस सिरे को अगर खींचा गया तो पूरी स्वेटर उधड़ जाएगी। और ये पूरी स्वेटर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑर्डिनेंस के मामले पे जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने जो ख़त लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हैं कि ये जितना 63A का एक वो फैसले आए हैं और वो जो वोट शुमार करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है और फिर उस हुक्म की वजह से मखसूस नशस्तों के केस पे अमल भी नहीं हो पा रहा अब, तो ये वो ऊन का सिरा है कि इस ऑर्डिनेंस को लेके जब सुप्रीम कोर्ट 25 अक्टूबर के बाद इस सिरे को खींचना शुरू करेगी ना, तो ये पूरी मैं समझता हूँ 8 फरवरी के इलेक्शन तक की जो स्वेटर है ये उधड़ जाएगी सारी। और ये जो 2024 में इलेक्शन हुए, ये सारा मामला जो है इस एक ऑर्डिनेंस के सिरे से ऊन उधड़ती जाएगी। वो कैसे होगा? ऑर्डिनेंस अगर गैर कानूनी तरीके से जारी किया गया और अदलिया की आज़ादी पे अगर हमला किया गया, ये अगर डिक्लेयर हो जाता है तो फिर उस ऑर्डिनेंस के तहत बनी हुई जजेस कमेटी भी गैर कानूनी हो जाएगी। उस जजेस कमेटी के अंदर बना हुआ 5 रुकनी बेंच गैर कानूनी हो जाएगा। जब 5 रुकनी बेंच गैर कानूनी होगा तो 63A का फैसला है वो कोरम नॉन जुडिस हो जाएगा। जब 63A का फैसला कोरम नॉन जुडिस हो जाएगा तो जो बंदे टूटे हुए अगर उनके जरिए आईनी तरमीम हो चुकी हुई तो वो आईनी तरमीम भी जो है वो एब एनिशो वो उसका ग्राउंड ही नहीं रहेगा, कोरम नॉन जुडिस हो जाएगा सारा, जैसे 63A का हो गया बेंच। तो ये ऑर्डिनेंस वाला मामला बड़ा सेंसिटिव है, ये बड़े दूर तक ये उधरती हुई ऊन जाएगी। तो इसलिए इस ऑर्डिनेंस वाले मामले को डेफिनेटली बाद में टेकअप होना है और इसलिए जस्टिस मुनीब जो है इस जजेस कमेटी का हिस्सा बिल्कुल नहीं बने। और इसीलिए जो है आज मेरे ख्याल में जुमेरात को जजेस कमेटी का इजलास होता है, आज भी नहीं हुआ इजलास। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फैसला को भी एहसास हो गया है कि जजेस कमेटी अब अगर अभी कोई पता नहीं है, हो सकता है तो जो थोड़ी बहुत इज्जत है आखिरी दिनों में वो भी चली जाएगी। लेकिन अभी कोई पता नहीं है, हो सकता है अभी बैठे हैं और थोड़ी देर बाद खबर आए कि अब तो राय पीछे 2 जज गए, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, किधर भी बैठ सकते हैं, पता चले बैठे बैठे हुए वैसे ना भी बैठे हैं तो कौन सा पेपर पे ही आपने ये जजेस किचन कमेटी है। आप जैसे मैं और आप बैठ के आपस में कर लेते हैं, तो इसी तरह चीफ जस्टिस की मर्जी का जज अगर सामने बैठा होगा तो वो क्या कमेटी होगी, मुझे आप बताएं ना, ये क्या कमेटी होगी। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि सुप्रीम कोर्ट, आईनी तरमीम, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो है वो नोटिफिकेशन और 25 अक्टूबर से पहले और बाद में क्या हो सकता है। नाज़रीन, आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।